हिंदू राष्ट्र में हमारी जगह नहीं है और इसलिए हम हिंदू राष्ट्र के साथ खड़े नहीं है। हिंदू नहीं है आप? हम हिंदू बिल्कुल नहीं है। जो हिंदू की परिभाषा आरएसएस और भाजपा की है उस परिभाषा में हम हिंदू नहीं है। सनातनी है? नहीं, सनातन कोई है ही नहीं। सनातन का मतलब है जिसका अंत ना हो। आप बताइए, इस जो धरती पर कोई भी ऐसा चीज नहीं है जिसका अंत ना हो। धरती छोड़ दीजिए, ब्रह्मांड में सबका अंत तय है। अगर कोई भी व्यक्ति किसी ताकतवर के साथ खड़ा होता है तो इसका मतलब ये है कि वो व्यक्ति खुद में कायर है, डरपोक है। 56 इंच का सीना है मोदी जी का। ये होगा 56 इंच का सीना, उनसे भी बड़ा शरीर वाला लोग है, लेकिन शरीर से देश नहीं चलता, देश चलता है दिमाग से। इसमें इजराइल के साथ खड़े हैं। ताकतवर के साथ वही खड़ा होता है जो कंफर्टेबल जोन चाहता है, जिसकी खुद की अपनी ताकत पे शंका होती है। नरेंद्र मोदी फोन करते हैं, रूस और यूक्रेन का युद्ध रुक जाता है। अगर उनके फोन करने से विदेश में जो होने वाले दंगे हैं, विदेश में जो होने वाले युद्ध हैं वो रुक जा रहे हैं। अपने देश में ही मणिपुर में जब जलाए जा रहे थे, औरतों को नंगा करके घुमाया जा रहा था, तो हमें लगता है या तो इनका फोन स्विच ऑफ हो गया होगा, नहीं तो इनका नेटवर्क ही खराब होगा। नरेंद्र मोदी का एक तो तारीफ है कि ये जब भी झूठ बोलते हैं सीना ठोक के बोलते हैं। अगर इनको किसी भी व्यक्ति को इनसे झूठ बोलना सीखना हो तो एकदम सीख सकते हैं, बहुत मस्त ट्रेनर है। इजराइल और फिलिस्तीन का युद्ध करीब 3 हफ्तों से चल रहा है। भारत किस तरफ खड़ा है? हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी किस तरफ खड़े हैं? अभी तक कुछ साफ नहीं हो पाया है, क्योंकि पहले नरेंद्र मोदी का ट्वीट आता है, नरेंद्र मोदी इजराइल के साथ खड़े होते हुए दिखाई देते हैं। इसके बाद जब तमाम लोगों की जानें चली जाती हैं तो नरेंद्र मोदी मिस्र के रास्ते फिलिस्तीन में सामान भेजते हैं। कई ट्रक सामान भेजते हैं, जिसमें खाद्य सामग्री होती है, जिसमें दवाइयाँ होती हैं। देश के तमाम नागरिक अभी भी असमंजस में हैं कि हम लोग किस तरफ खड़े हों, किसका साथ दें। लेकिन मुसलमानों ने तय कर लिया है कि वे लोग फिलिस्तीन के साथ खड़े। मेरे साथ वकील अमरजीत सिंह हैं। कैसे देखते हैं पूरे फिलिस्तीन और इजराइल के मामले को? देखिए, फिलिस्तीन और इजराइल के मामले जो है सिर्फ फिलिस्तीन और इजराइल के अब नहीं रहे। और हमें लगता है कि भारत इसमें मतलब डायरेक्ट अगर कहें इंटरफेरेंस करने का, इन्वॉल्वमेंट का, तो 1974 से इसमें डायरेक्ट शामिल है। पहले इसमें एक तरीके से दूरी से देख रहा था। और ये समस्या भी उसी समय का है जब भारत लगभग आज़ाद हुआ। 1947-48 में भी उसको भी विभाजित किया गया, जैसे भारत और पाकिस्तान का विभाजित किया गया। यह भी समस्या खड़ा किया हुआ खास करके वेस्टर्न जो कंट्रीज है उन्हीं का है। ब्रिटेन, जो अमेरिका मिली शक्तियाँ हैं। लेकिन चूंकि अभी के स्थिति में भारत, जैसे कि हम लोग कह रहे हैं और ख़ास करके मोदी जी कह रहे हैं या भाजपा के लोग कह रहा है कि विश्व गुरु, तो विश्व गुरु की इसमें क्या स्थिति है, कहाँ खड़ा है, ये बहुत स्पष्ट हो जाता है। अभी आप देखिए, जैसा कि आपने बोला कि मोदी जी का ट्वीट आता है कि वो इजराइल के साथ हैं। दुनिया में कहीं भी और कहीं भी किसी भी देश में भी अगर कोई भी व्यक्ति किसी ताकतवर के साथ खड़ा होता है तो इसका मतलब ये है कि वो व्यक्ति खुद में कायर है, डरपोक है। क्योंकि ताकतवर के साथ खड़ा होना आपके लिए कंफर्टेबल जोन देता है, आपको सहूलियत देता है, आप आराम से उसका समर्थन कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही आपको किसी कमज़ोर, किसी सताए व्यक्ति के समर्थन की बात आती है तो आपको उस ताकतवर से चैलेंज का सामना करना पड़ता है, जो कि कोई ताकतवर ही कर सकता है। यहाँ नरेंद्र मोदी महाताकतवर नेता हैं, विश्व नेता हैं। देखिए, किसी ताकतवर कोई व्यक्ति है कि नहीं, ये परिस्थिति तय करता है। आप देखिएगा, मैं परिस्थिति क्या सर, 56 इंच का सीना है मोदी जी का। बिल्कुल आपका बात सही है, होगा 56 इंच का सीना, उनसे भी बड़ा शरीर वाला लोग है, लेकिन शरीर से देश नहीं चलता, देश चलता है दिमाग से, दुनिया चलता है दिमाग से। क्योंकि आप देखते होंगे कि अच्छे खासे शरीर लिए हुए व्यक्ति भी जो है वैसे काम करते हैं जो किसी मशीन भी कर रहा है। तो शरीर मैटर नहीं करता है, मैटर दिमाग करता है। अभी आप सोचिए कि जो फिलिस्तीन में इशू है, इसमें इजराइल के साथ खड़े हैं। ताकतवर के साथ वही खड़ा होता है जो कंफर्टेबल जोन चाहता है, जिसकी खुद की अपनी ताकत पे शंका होती है। इससे हम थोड़ा सा पहले आपको ले चले इंटरनेशनल रिलेशन पर, तो इसमें आप देखिएगा म्यांमार, बर्मा में जब जो है वहाँ की सेना एक तरीके से ओवरटेक कर रही थी एक लोकतांत्रिक सरकार को, यांग सांग सुकी जो वहाँ पर निर्वाचित थी, उस समय भी भारत ने एकदम एक तरीके से आँख मूंद लिया, उस स्थिति को नज़रअंदाज किया। और वहाँ पर चाइना जो कि पड़ोसी देश है, जिससे कंपटीशन की बात करते हैं, उसने डायरेक्ट इंटरफेरेंस किया और उसमें जो हस्तक्षेप किया और वहाँ पर अपना एक वर्चस्व कायम किया। तो जहाँ तक विश्व नेता का या विश्व गुरु का बात है, तो आंख बंद करके कोई विश्व नेता विश्व गुरु नहीं बन सकता है। अभी कुछ दिन पहले का ही उनका एक ट्वीट था जिसमें वो बोलते हुए नज़र आ रहे हैं कि एक धरती, एक परिवार, एक सपना, जो उनका ये बोलना है। तो हम कहते हैं कि अगर धरती एक है, परिवार एक है, और परिवार में ही कुछ लोगों की हत्याएं हो रही है
और हत्याएं सुनियोजित तरीके से हो रही हैं, तमाम बड़ी बड़ी शक्तियों के समर्थन से हो रही है, तो उसमें एक व्यक्ति कैसे अपने आप को शांत महसूस कर सकता है, कैसे अपने आप को उससे दूरी दिखा सकता है। जब फिलिस्तीन पे लगातार बम गिराए जा रहे हैं, लगातार हमला हो रहा है, जो कि पहले से सुनियोजित तरीके से एक हो रहा है, उस समय ये कह रहे हैं कि हम इजराइल के साथ हैं। अगर ये ताकतवर होते, इनको लगता है कि पूरा विश्व एक परिवार है, तो ये तुरंत जो है शांति का अपील करते और इजराइल के प्रधानमंत्री से बात करते कि आप शांति स्थापित कीजिए। अरे नरेंद्र मोदी तो आतंकवाद के खिलाफ हैं, इसीलिए मोदी जी इजराइल के साथ हैं। देखिए, अब बात है कि नरेंद्र मोदी के लिए आतंकवाद है क्या, क्योंकि कुछ लोग जो कि सरकार नहीं रिकॉग्नाइज है, मतलब इंटरनेशनल जो शक्तियां हैं उनको सरकार नहीं मानती है, जब वे लोग हमला करते हैं तो आप उसको कहते हैं कि आतंकवादी है। लेकिन वही जो इजराइल जिसको रिकॉग्नाइज किया गया है कि सरकार है, जब वे हमला करती है तो आप उसको क्या संज्ञा देंगे? क्या वह आतंकवाद नहीं है? जब एक सरकार ही आतंकवादी का काम कर रहा हो तो फिर आप किस आतंकवाद की बात कर रहे हैं? सरकार आतंकवादी काम कर रही है, बताइए जरा। जब इजरायली सरकार अभी के डेट में फिलिस्तीन के निर्दोष लोगों पर लगातार बम गिरा रही है, वहाँ के हॉस्पिटल को तबाह कर रही है। नरेंद्र मोदी फोन करेंगे रुक जाएगा युद्ध, और आप लगातार नरेंद्र मोदी पर अटैक कर रहे हैं। नहीं, नरेंद्र मोदी पे अटैक नहीं कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी के पॉलिसियों पे अटैक कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी व्यक्ति से कोई मतलब नहीं है। क्यों नहीं फर्क पड़ता? मनमोहन सिंह थे प्रधानमंत्री, बीजेपी ने कहा मनमोहन सिंह है, नरेंद्र मोदी फोन करते हैं, रूस और यूक्रेन का युद्ध रुक जाता है, केंद्रीय मंत्री बोलती है बात। बिल्कुल, ये बात सही कहते हैं। अगर उनके फ़ोन करने से विदेश में जो होने वाले दंगे हैं, विदेश में जो होने वाले युद्ध हैं वो रुक जा रहे हैं, तो हमें लगता है कि जो अपने बगल में, अपने देश में ही एक बगल के हिस्से में जब ये सारी चीज़ें हो रही थी, मणिपुर में जब जलाए जा रहे थे, औरतों को नंगा करके घुमाया जा रहा था, तो हमें लगता है या तो इनका फ़ोन स्विच ऑफ हो गया होगा, नहीं तो इनका नेटवर्क ही ख़राब होगा, क्योंकि वहाँ फ़ोन नहीं कर पाए। अभी जो इजराइल की स्थिति है, वहाँ पर भारत एक कायर और डरपोक की स्थिति में दिख रहा है, और इसके लिए रिस्पॉन्सिबल पूरा जिम्मेवार है नरेंद्र मोदी। आप देश का अपमान मत कीजिए, भारत कायर डरपोक नहीं है, भारत महाशक्ति है। डरपोक नहीं है, लेकिन भारत कायर और डरपोक की स्थिति में आज के डेट में उसके नेता दिखा रहे हैं। और ऐसा इसलिए क्योंकि 28 अक्टूबर को, अभी 28 अक्टूबर को जो यूएनओ है, वहाँ पर शांति प्रस्ताव आया था, उसमें भारत जो है कह रहा है कि हम इसमें हिस्सा ही नहीं लेंगे। आप एक तरफ कह रहे हैं कि शांति होना चाहिए, दूसरे तरफ जब शांति के लिए जब एक इंटरनेशनल लेवल पे जो संगठन जो रिकॉग्नाइज है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें भारत एक मजबूत पक्ष में है। नरेंद्र मोदी ने अकेले बाइकआउट नहीं किया, भारत ने बाइकआउट नहीं किया, 45 देश दुनिया कैसे हैं जिन लोगों ने उस वोटिंग में हिस्सा ही नहीं लिया। तो आप ये क्या कहना चाह रहे हैं कि 45 देश जो बाइकआउट किए हैं उनके डिसीजन को हम फॉलो कर रहे हैं, हमारा कोई अपना इंडिपेंडेंट डिसीजन ही नहीं है? आप यही कहना चाह रहे हैं? दुनिया क्या कर रही है, नहीं कर रही है, उसको देख के अगर हम कर रहे हैं तो फिर तो हमारा दिमाग ही नहीं है। इस देश का जो लोकतंत्र है, इस देश में जो निर्वाचित लोग हैं, वो बिना दिमाग के बैठे हैं, उनको रीजन देना चाहिए ना कि क्यों अब्सटेन कर रहे हैं। आप लगातार मतलब सरकार पर निशाना साधना आपका काम है। अरे सर, तारीफ कर लीजिए नरेंद्र मोदी का, मोदी जी हैं तभी हम और आप लोग जिंदा हैं। नरेंद्र मोदी का एक तो तारीफ है कि ये जब भी झूठ बोलते हैं सीना ठोक के बोलते हैं। अगर इनको किसी भी व्यक्ति को इनसे झूठ बोलना सीखना हो तो एकदम सीख सकते हैं, बहुत मस्त ट्रेनर है। वहाँ ईमानदार आदमी हैं। कांग्रेसियों के घर पर सीबीआई ईडी जा रही है, बीजेपी घर पर नहीं जाती, क्योंकि बीजेपी के नेता ईमानदार हैं सारे। आप ये शब्द बहुत अच्छा बोल रहे हैं कि कांग्रेसियों के घर पे सीबीआई ईडी जा रही है। अशोक गहलोत के बेटे को बुला लिया, जबकि सीबीआई और ईडी जाना चाहिए भ्रष्टाचारियों के घर। आप भ्रष्टाचारी। अब आप ये कह रहे हैं ना, आपने कहा कि कांग्रेसियों के घर जा रही है सीबीआई और जो भी जांच एजेंसियां हैं, लेकिन उनको जाना चाहिए भ्रष्टाचारियों के घर। यहाँ कांग्रेसी कौन है भ्रष्टाचारी, कौन है? बिल्कुल आपका बात सही है। आप ये बताइए कि कौन है भ्रष्टाचारी जो आप कह रहे हैं, जो ये कोरोना के नाम पे, प्रधानमंत्री के नाम पे जो ट्रस्ट बनाए थे, उसका पैसा किसके पास गया? लोगों ने देश के नाम पे इनको पैसा दिया, उस पैसा का जो अपने पार्टी के लिए इस्तेमाल किया वो भ्रष्टाचार है कि नहीं? आप एक चीज़ सोचिएगा, 251 एक रिवॉल्यूशन आया था, कहा जा रहा था कि इसमें आपको मोबाइल मिलेगा, उसका उद्घाटन भी राजनाथ सिंह किए थे, गूगल कीजिएगा मिल जाएगा। वो मोबाइल का पैसा कहाँ गया? तो राजनाथ सिंह जेल में ना, 250 रुपये में एंड्रॉयड फ़ोन, स्मार्टफोन का सपना दिखाया गया था, वो आदमी जेल में है। नहीं, तो राजनाथ सिंह जेल में क्यों नहीं है? ये तो उद्घाटन किए थे ना। अब बताइए। अरे मंत्री हैं, मंत्री तब भी थे, मंत्री अभी भी हैं, तो
तो जो मालिक था वो बताया होगा फला फला हमारे पास खाका ऐसा ऐसा है, हम ऐसी चीज़ करेंगे, सरकार ने उद्घाटन कर दिया। दिक्कत क्या है? प्राइवेट कंपनी का कोई व्यक्ति उद्घाटन कर रहा है तो सामने से आके उसको बोलना चाहिए कि क्या वजह था कि एक प्राइवेट कंपनी का उद्घाटन किया। एक गृह मंत्री, उस समय गृह मंत्री थे राजनाथ सिंह, तो इनको कितना पैसा मिला था ये आगे बताना चाहिए। अब पैसा नहीं मिला था तो इनका क्या रिलेशन था उस कंपनी वाले से कि जाके उद्घाटन किए? कहीं ना कहीं इसमें चंदा का खेल है, भ्रष्टाचार शामिल है। और जहाँ तक जांच की बात है, जांच हो तो हर व्यक्ति की हो। आपने जो शब्द इस्तेमाल किया कि कांग्रेसियों के घर, बिल्कुल आपने सही बोला। और सिर्फ कांग्रेसियों के घर नहीं, विपक्ष के जितने लोग मुखर होकर बोल रहे हैं, चाहे वो आम आदमी पार्टी के हो, कांग्रेस के हो, आरजेडी के हो या किसी भी अन्य पार्टी के हो, उनके घर सीबीआई और ईडी एक तरीके से भाजपा के लिए गठबंधन पार्टी के तरह काम कर रहा है। वो जो है एक स्वतंत्र निष्पक्ष जांच एजेंसी की तरह काम नहीं कर रहा है। 24 में मोदी जी आ रहे हैं, सीना ठोक के लाल किले से कहा था मैं आऊँगा 24 में 15 अगस्त को और तिरंगा फहराऊँगा। उन्होंने ये बात कहा, ये अपने आप में दर्शाता है कि वो एक तानाशाही मोड में है। और तानाशाह हमेशा कायर और डरपोक होता है, क्योंकि देश का जनता तय करेगा कि वो आएंगे कि नहीं आएंगे। कोई व्यक्ति खुद से ही कह रहा है कि हम आएंगे, इसका मतलब वो लोकतंत्र पे भरोसा नहीं करता है और वो एक तानाशाही रवैया अपना रहा है। उन्हें भरोसा है जनता पर, अपने कामों भरोसा है कि जनता उन्हें फिर से चुनेगी और सत्ता में लाएगी। जहाँ तक बात रहा काम का, तो काम तो मुझे नहीं लगता है कुछ ऐसा बेहतर किए हैं जिससे जनता उनको लाए। जैसा कि रहा, सबसे पहले आप देख लीजिए जीएसटी हो गया, नोटबंदी हो गया, जो उनका बड़ा बड़ा काम दिख रहा है। इन सारी आप गैस की बात कीजिए, आप बात कर लीजिए 2000 रुपये किसानों को मिल रहे हैं, आप बात कर लीजिए महिला सम्मान की, महिलाओं का सम्मान हो रहा है। और क्या चाहिए इससे ज़्यादा आपको? आपने दो चीज बोला, गैस और 2000 राशन भी फ्री मिल रहा है। राशन उनके पहले से मिल रहा था, ये मोदी जी का दिया हुआ नहीं है, उनके पहले फ्री में राशन दे रहे हैं। उससे उनके पहले से मिल रहा था। ये जो पैसा हम बता रहे हैं आपको, गैस और जो किसान का बात किए, तो गैस आज के डेट में आप अगर गवर्नमेंट से रिकॉर्ड मांगिए कि कितना लोग गैस भरवा पा रहा है, और इनके आने से पहले गैस पे सब्सिडी था, उस गैस के सब्सिडी को इन्होंने लूटा। अरे 56 रुपये दे रहे हैं मोदी जी। अरे बात तो पूरी सुनिए आप। जो किसानों का बात है, इन्होंने बोला था ना कि जो है 2022 तक किसानों की आय डबल कर देंगे। 2022 बीत गया ना जी, इन्होंने बोला था 2022 तक सबको घर दे देंगे, घर दे दिए सबको। बोला था कि नहीं बोला था? बोले थे कि जितना काला धन विदेशों में है छोड़ दीजिए, 15 लाख किसी को देंगे कि नहीं देंगे। देश के संसाधन में ही ला करके उसको लगाएं, सड़क बनाएं, हॉस्पिटल बनाएं, जो भी इंस्टीट्यूशन खड़ा करना है करे, लेकिन वो आया क्यों नहीं? इसका मतलब ये है कि वो काला धन सब और सब इनके मित्रों का है। अगर मित्रों का नहीं है तो आया क्यों नहीं, ये सवाल है। अडानी अंबानी नंबर 1 के ईमानदार आदमी, कट्टर ईमानदार हैं। देखिए, मुझे जहाँ तक लगता है, मेरी जो समझ है, कोई भी प्राइवेट कंपनी चलाने वाला व्यक्ति ईमानदार कभी हो ही नहीं सकता, कोई भी। मैं सिर्फ अडानी और अंबानी की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि जहां आपको संपत्ति इकट्ठा करना आपका मकसद है, आप ईमानदार हो ही नहीं सकते, मैं दावे के साथ कह रहा हूं। और किसी भी प्राइवेट कंपनी का एक ही मकसद होता है, एक ही उसका पर्पस होता है, मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, इनकम को कैसे ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जाए। और जो व्यक्ति संपत्ति को इकट्ठा करने के लिए काम कर रहा है, ईमानदारी तो उससे कोसों दूर रहती है। तो प्राइवेट कंपनियों के मालिक को और जितने भी प्राइवेट संस्थान है, उसके ईमानदारी की बात तो बिल्कुल ही छोड़ दीजिए। आप एक वकील हैं, आप किसके साथ खड़े, इजराइल फिलिस्तीन? हम हमेशा, और वो सारे व्यक्ति जो न्याय पसंद हैं, उनको हमेशा ही फिलिस्तीन के साथ खड़ा होना चाहिए, शांति के साथ खड़ा होना चाहिए। और जहाँ तक मुझे लगता है कि शांति तभी होगा जब फिलिस्तीन को उसको दर्जा मिलेगा, उसका अधिकार मिलेगा। उसको मोदी के साथ रहिए, भारत को हिंदू राष्ट्र भी घोषित करवाना है ना। हिंदू राष्ट्र में हमारी जगह नहीं है, और इसलिए हम हिंदू राष्ट्र के साथ खड़े नहीं हैं। हिंदू नहीं है आप? हम हिंदू बिल्कुल नहीं है। जो हिंदू की परिभाषा आरएसएस और भाजपा की है, उस परिभाषा में हम हिंदू नहीं है। सनातनी है? नहीं, सनातन को है ही नहीं। सनातन का मतलब है जिसका अंत ना हो। आप बताइए, इस जो धरती पर कोई भी ऐसा चीज़ नहीं है जिसका अंत ना हो। धरती छोड़ दीजिए, ब्रह्मांड में सबका अंत तय है। किसी का लंबे समय तक चलेगा, किसी का जल्दी अंत होगा। मतलब आप हैं क्या? ना आप हिंदू हैं, ना सनातनी हैं, तो आप हैं क्या? मैं एक इंसान हूँ और इंसान ही काफ़ी हूँ। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि इंसानियत धर्म ही सबसे बड़ा धर्म है, और व्यक्ति को इंसान हो गया तो उससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। और जहाँ तक धर्म की बात है, तो दुनिया की सारी लड़ाइयाँ कहीं ना कहीं उसका जड़ धर्म में है। आज इजराइल और फिलिस्तीन की जो झगड़ा चल रहा है, वो भी धर्म की लड़ाई है। यहाँ पर भी आप देख लीजिए, पाकिस्तान से कश्मीर को लेकर जो लड़ाई चलता है इंडिया का, वो भी धर्म से है। दुनिया की मतलब अधिकांश लड़ाइयाँ जो भी हुई है, वो रिलीजन के कारण हुई है, और इसलिए रिलीजन हमेशा भेदभाव पैदा करता है।
हमेशा ऊंच नीच दिखाता है। इसलिए वैसे रिलीजन, वैसे धर्म को बिल्कुल ही हम नहीं मानते हैं और उसको मानते हैं कि मानवता के लिए वो एक तरीके से खतरा है, अभिशाप है, चाहे वो कोई भी धर्म हो। लेकिन सबसे बेहतर धर्म सनातन धर्म है, सबसे पुराना धर्म सनातन धर्म है। यहाँ पर बराबरी का अधिकार है लोगों को। बिल्कुल आपका बात सही है, आप कह सकते हैं कि सबसे बेहतर है। यहाँ पे बराबरी का अगर अधिकार होता तो इस धर्म को पूरी दुनिया में फैल जाना चाहिए। इसका मतलब यह है कि इस धर्म में कहीं ना कहीं खोट है। एक देश में सिमट के रह गया और एक देश के भी। आप बड़े नेक इंसान हैं, आपको मौका नहीं मिला, इसका मतलब है थोड़ी ना कि आप नेक इंसान तभी होंगे जब पूरी दुनिया में आपका नाम होगा, पूरी दुनिया के लोग आपको जानेंगे। कोई मेजरमेंट, कोई पैमाना नहीं है सर। मैं बात जानने की नहीं कह रहा हूँ। देखिए, जहाँ तक उम्र की बात की जाए धर्म की, तो जैसा कि अभी लोग कह रहे हैं कि हिंदू धर्म और यहूदी धर्म एक ही समय का था और उससे बाद आया मुस्लिम, उसके बाद आया यहूदियों को तो ज़्यादा बता दिया गया। बताने दीजिए ना, जो बता रहा है वो रिसर्च किया होगा, उस समय जाके मिला होगा। हम कह रहे हैं कि ये दोनों एक ही समय के थे। उसके बाद मुस्लिम धर्म 7वीं शताब्दी में आया, क्रिश्चियन आए, बाकी सारे धर्म, क्रिश्चियन और मुस्लिम जो अधिकांश दुनिया के भूभाग पर एक तरीके से फैले हुए हैं, अगर वो धर्म गलत होते, इनसे गलत होते तो नहीं फैलते। लेकिन मेरा मानना है कि मेरे लिए कोई भी धर्म, ये जो धर्म का नाम मैंने लिया, मेरे लिए कोई अच्छा नहीं है। सब धर्म भेदभाव सिखाता है। बौद्ध धर्म कैसा है? मैं क्या कर रहा हूँ, बौद्ध धर्म जिस धर्म में किसी भगवान की परिकल्पना की गई है, वो धर्म मेरे लिए गलत है। अगर किसी धर्म में व्यक्ति की परिकल्पना की गई है, व्यक्ति के मेहनत पे सब कुछ हासिल करने की परिकल्पना की गई है, वो धर्म मानवता धर्म है। उसको आप कोई भी नाम दे दीजिए। जैसे कि आप देखिए, आप अगर सोचिए कि धर्म अगर मजबूत चीज़ होता तो दुनिया में जितने मुस्लिम कंट्रीज हैं सब एक होते, उनको अलग अलग बॉर्डर बनाने की ज़रूरत नहीं होती। धर्म अगर मजबूत होता, जितने क्रिश्चियन कंट्री हैं सभी एक होते। आप सोचिए 1947 में भारत से पाकिस्तान आज़ाद होता है और बांग्लादेश और पाकिस्तान बनता है। बांग्लादेश उस समय नहीं था, उसमें पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान था। दोनों एक ही धर्म के आधारित थे, दोनों इस्लामिक कंट्री थे, लेकिन उनका धर्म मजबूत इतना नहीं था कि उन दोनों को बांध के रख सके और इसलिए वो दोनों अलग हो गए। तो धर्म मजबूत नहीं है और ये दुनिया में जितनी लड़ाइयाँ हो रही है वो धर्म के लिए हो भी नहीं रही है। धर्म उसका कारण है, लेकिन लड़ाई सत्ता के लिए हो रही है। लड़ाई सत्ता पे कब्जा करने के लिए हो रही है, क्योंकि पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान एक ही धर्म है। अगर धर्म के लिए लड़ाई हुई होती तो दोनों एक साथ रहते, लेकिन धर्म के नाम पे वहाँ लड़ाई होती है जहाँ दूसरा धर्म सामने है। जहाँ सेम धर्म होता है वहाँ सत्ता के लिए लड़ाई होती है। लास्ट इसमें जो भी इनका मकसद होता है हासिल करना, वो सत्ता हासिल करना होता है। सबको ये सब जो मानव प्रवृत्ति है, मनुष्य का जो प्रवृत्ति है, उसमें क्या है कि हमारा बात सब माने, हम किसी का बात न माने, हम सबसे ऊपर हैं। और ये जो प्रवृत्ति है इसी से लड़ाई शुरू होती है। और ये प्रवृत्ति उन सारे धर्मों में है जिसमें भगवान है, क्योंकि भगवान को सुपीरियर दिखाया गया है। कुछ लोगों को भगवान के करीब दिखाया गया है, कुछ लोगों को भगवान से दूर दिखाया गया है और यही भेदभाव का कारण बनता है। चाहे वो कोई भी धर्म हो, हिंदू धर्म तो खैर यहाँ का है तो उसको थोड़ा करीब से जानते हैं, वहाँ पर अलग अलग बता दिया गया है कि कौन भगवान से सीधा संपर्क कर पाएगा और किसको मेडिएटर की ज़रूरत है। तो इसलिए हिंदू धर्म में मेरे अनुसार अभी के समय मेरे के लिए सबसे ज़्यादा भेदभाव है और इसलिए मैं उससे अपने आप को डिसोसिएट करता हूँ। चलिए, खुद को हिंदू नहीं मानते हैं, लेकिन धर्म को लेकर जो राय रख रहे हैं इनकी निजी राय है। फिलहाल पूरी बातचीत पर आप लोग हमें अपनी राय जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में। कैमरा पर्सन बॉबी के साथ में नवीन पनंदन, नेशनल दस्तक, जनता मंतव्य, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।